हेलो हेलो माइक चेक 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 माइक चेक माइक माइक चेक 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 चेक। हाँ जी बच्चा लोग जल्दी बेटा। चलिए बच्चों, सब बच्चे रेडी? स्टार्ट किया जाए। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे ऑडियो वीडियो चेक कर ले बेटा। चलिए बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी फटाफट हम श्री गणेश करें, शुभारंभ करें। फटाफट आ जाइए बेटा। पूर्वी, न्यासा, अभिषेक, अनुज, पीयूष, लक्षिता, अनीश, वैष्णवी, न्यासा, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके बच्चा लोग, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो क्लियर है। अनुज अग्रवाल, कवल। ओके बच्चा लोग, चलिए बेटा। ऑफलाइन वाले बच्चों, कितने बच्चों का बेटा आज फर्स्ट डे है? ओके, आप सब बच्चों का संयम, आपका क्या स्कोर रहा बेटा? 268, वेरी गुड बेटा। उधर बच्चा लोग 236, वेरी गुड बेटा। उधर बेटा डायरेक्ट, ओके बेटा। उधर बच्चा, उधर तो अपनी बात हो गई थी बेटा। बच्चा और नए बच्चे कौन है बेटा आज के? इधर कोई बच्चा था? चिरायु, आप तो बिल्कुल। चलिए चिन्मय, हाँ ठीक। चलिए बेटा हम स्टार्ट करें बेटा। सब बच्चे रेडी? जल्दी बेटा फटाफट सेटल्ड हो जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, फास्ट बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों कनेक्टेड? ओके बच्चों, कल आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट बैच का फर्स्ट डे था। कैसा रहा बेटा फर्स्ट डे? बढ़िया। अब बिल्कुल बेटा, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, वैसे आप लोगों ने सीए फाउंडेशन में आईसीएआई को फतह कर लिया है, लेकिन अभी जंग बाकी है। बराबर है बेटा? चलिए, अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट तो कर ही लिया बेटा। बढ़िया, होली मना ली, रंग पंचमी मना ली, और साथ में रिजल्ट को भी सेलिब्रेट कर लिया। अब अपने को फोकस अपनी स्टडी पे करना होगा। कल बच्चों सभी टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दिया होगा। सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, जैसे कि आप लोगों ने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया, इंटरमीडिएट थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट गेम है, जहां पर कि हम लोगों को कंसेप्चुअल और बहुत डेप्थ लेवल पर स्टडी करते हुए चलना है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई फाउंडेशन के अंदर हम कई बार 11th 12th का जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर जाता है। कई सारा आप लोगों का फाउंडेशन का जो कंटेंट होता है, सिलेबस होता है, वो 11th 12th पर सपोर्ट करने वाला होता है। लेकिन इंटरमीडिएट, और यहां सबसे बड़ी बात, कई बच्चे नॉन कॉमर्स वाले बच्चे भी होते हैं, और कई ऐसे सब्जेक्ट भी बेटा जो कॉमर्स नॉन कॉमर्स का अंतर ही खत्म कर देते। जैसे आप देखेंगे इनकम टैक्स, कॉमर्स है नॉन कॉमर्स हो, सभी को पहली बार ही पढ़ना है। जीएसटी है, ऑडिटिंग है, और भी सब्जेक्ट जो है, सिर्फ अकाउंट को अगर हम छोड़ दें तो कॉमर्स नॉन कॉमर्स सभी बच्चों को पहली बार ही पढ़ना होता है। तो कुल मिला के कहा जाए बेटा, इंटरमीडिएट एक पूरा ही नया गेम है बेटा, और बहुत अच्छे से अपने को स्कोर करना है। कल बहुत से बच्चों ने कमिटमेंट भी लिया था बच्चों, ऑल इंडिया रैंक का। बराबर बेटा? आज से जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उन बच्चों को बिल्कुल पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ तैयारी करनी है। ओके बच्चा लोग, चलो ऑनलाइन वाले बच्चों करें श्री गणेश। यस बच्चों, मैंने कल के लेक्चर में कुछ बेसिक पढ़ाना स्टार्ट किया था। हालांकि बेसिक आप सीए फाउंडेशन के अंदर पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी जब हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो बेटा इंटरमीडिएट के पेपर में आप इस बात को देखेंगे, हमारे पेपर का 30% सेगमेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, केस स्टडी पैटर्न के क्वेश्चन, 2-2, 3-3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस के तौर पे होते, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट को इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से जज कर सकता है। हालांकि ट्रू फॉल्स वाला जो पैटर्न है,
जहां पर कि आप ट्रू फॉल्स लिखते थे, उनके रीजन लिखते थे, उसी तरह का लॉजिकल रीजनिंग भी अपने को यहां देना पड़ेगा। तो हमें कहीं बेसिक टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर हमें अपने रिप्लाई, अपने रिस्पॉन्स वहां पर एग्जाम में प्रॉपरली लिखने होंगे, जिसमें से कि 2 नंबर का कोई छोटा क्वेश्चन बना तो 2 में से 2 पिक करना है, 3 नंबर का क्वेश्चन बना 3 में से 3 नंबर पिक करना है, कोई एक केस स्टडी बना के दे दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, उस पर 4, 5, 6 छोटे छोटे MCQ निकाल दिए, तो उन सबको अपने को प्रॉपरली कंक्लूड कर। इसलिए यहां पर भी हम लोगों को बेसिक तो प्रॉपर तरीके से ही और डेप्थ में ही पढ़ना है। तो बच्चा लोग बताओ जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया था। सबसे पहली बेसिक टर्म उठाई थी बेटा मैंने, मीनिंग ऑफ असेट। बहुत से बच्चों के दिमाग में था, बोले सर असेट, हम तो जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अकाउंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, असेट दैट मीन्स हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सभी बैलेंस शीट का पूरा असेट साइड, इसके अंदर आने वाली सभी प्रकार की टेंजिबल, सभी प्रकार की इंटेंजिबल असेट। लेकिन बच्चों, हमें कहीं ना कहीं असेट से रिलेटेड टेक्निकल बातें डिस्कस करनी थी। कल के लेक्चर में बेटा याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था हम असेट तभी मानेंगे जब कि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन, असेट दैट मीन्स रिसोर्सेस। हम असेट तभी बोलेंगे जब हमारे पास, हमारे पोजीशन में रिसोर्सेस हो। रिसोर्सेस यानी साधन, संसाधन। अब वो रिसोर्सेस टेंजिबल भी हो सकते हैं, रिसोर्सेस इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। टेंजिबल रिसोर्सेस कैसे? जैसे मेरे पास कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, प्लांट इन मशीन है, फर्नीचर फिक्चर है। प्लांट इन मशीन जिससे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, कैश इन बैंक के जो मेरे बिजनेस में काम आने वाले रिसोर्सेस के तौर पे। इंटेंजिबल भी हो सकता है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिजाइन है, ट्रेडमार्क है, लोगो है, ये मेरी इंटेंजिबल असेट है। तो असेट हम तब बोलेंगे जब सबसे पहली बात रिसोर्सेस हो। वो रिसोर्सेस ऐसे हो जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ध्यान देना बेटा, इकोनॉमिक बेनिफिट यानी आर्थिक लाभ, भविष्य में एक्सपेक्टेड है। और अगर ऐसे रिसोर्सेस है, ऐसी असेट है जिनके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यानी उनसे मिलने वाले आर्थिक लाभ पूरी तरह से एक्सपायर हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं, कंज्यूम हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं, तो आप बताओ जी, उस असेट को हम बैलेंस शीट के असेट साइड में नहीं लिखते, इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कराते हैं। आप खुद सोचिए, एक सीए के तौर पर मान लीजिए कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं और उसकी बैलेंस शीट के अंदर आप देखते हैं कि सब बैलेंस शीट के असेट साइड में उसने कॉपीराइट लिखा हुआ है असेट के तौर पे। आपने कॉपीराइट एक्विजिशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट मंगाए और आपने देखा कि कॉपीराइट को यूज करने का राइट आपका 5 साल का था और 5 साल एक्सपायर हो चुके हैं। मतलब अब आप उस असेट को बैलेंस शीट में दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन उसके इकोनॉमिक बेनिफिट भविष्य में नहीं मिलेंगे, इमीडिएटली हम उसको रिटर्न ऑफ करवा देते। यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में हम असेट को तभी लिखने देंगे जब उस असेट से हमें भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना हो। अब देखो, एक सीए के तौर पे हमारी अप्रोच हमेशा कंजर्वेटिव होती है। हम बैलेंस शीट के असेट साइड में जब असेट लिखिए ना, उसको लिखने के पहले ये सामने वाले से कंफर्म कर लेते कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं। और अगर ऐसी असेट दिख रही जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो भैया उसको हटा, बैलेंस शीट से पीएनएल में डाल। वो बोलेगा प्रॉफिट कम होगा। अरे भैया, प्रॉफिट कम ना दिखे इसके लिए तो तेने उसको बैलेंस शीट में डाल के रखा हुआ था। और हमारी तो ड्यूटी है कि भाई आपका जो प्रॉफिट जेन्युइन सही प्रॉफिट है उसको असेस करना। तो असेट के लिए 3 बातें चेक करेंगे। पहली बात, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस ऐसे हो जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड। तीसरा पॉइंट, उन रिसोर्सेस पर आपका कंट्रोल। कंट्रोल दैट मीन्स सिर्फ उन रिसोर्सेस की आपके पास चाबी है, फिजिकल पोजीशन है, इतने से मतलब नहीं है। कंट्रोल मतलब इतना कंट्रोल जितना कि एक ऑनरशिप से रिलेटेड कंट्रोल होता है। एक ऑनरशिप से रिलेटेड सारे रिस्क एंड रिवार्ड आपके पास है। एक ऑनर के तौर पर आप उन रिसोर्सेस को सेल कर सकते हो, लीज आउट कर सकते हो, लेट आउट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अब हम एक ऑनर के तौर पर उस रिसोर्सेस को जिस तरह से डील कर सकते हैं, वो सारे राइट्स आपके पास होने चाहिए।
भले लीगल ऑनरशिप आपके पास है या नहीं हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ असेट हम ऐसी खरीद लेते हैं जिसके लीगल पेपर हमारे नाम पे होते हैं, और कई बार व्यापारी कई बार ये काम करता है, कुछ असेट ऐसी खरीदता है जो असेट तो है लेकिन मजबूरी में किसी और के नाम पे खरीद के रखा है। जैसे हमने ट्रक परचेस करके रखे हैं लेकिन उसके लीगल पेपर भी फाइनेंस कंपनी के नाम पे, पार्टनरशिप फॉर्म में कार है लेकिन बाय डिफॉल्ट उसके जो पेपर हैं पार्टनर के नाम पे तैयार हो गए, बट अल्टीमेटली असेट उसके ऑनरशिप से रिलेटेड सारे बेनिफिट कंट्रोल अगर ऑर्गेनाइजेशन का है तो ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। बोलो बेटा असेट के लिए कितने पॉइंट चेक करेंगे बच्चों? बोलो, हर बच्चों को पॉइंट क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों हर्ष परफेक्ट बेटा। देन इसके बाद सेकेंड टर्म देखो, पहले स्टार्टिंग के 3 लेक्चर, गिन के 3 लेक्चर हम पहले बेसिक पे बात करेंगे बेटा, क्योंकि और ये जो बेसिक है इसके बेसिस में मैं आखिरी लेक्चर तक आपको जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन करूंगा तो ये असेट की डेफिनेशन को बेस लेके याद दिलाऊंगा बेटा। चलो लायबिलिटी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले बहादुर बच्चों, जब लायबिलिटी की बात करते तो सीधे आपके दिमाग में क्या आ जाता है? बैलेंस शीट का पूरा लायबिलिटी साइड, बराबर बेटा। टेक्निकली लायबिलिटी हम किसको लेके चलेंगे ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था लायबिलिटी दैट मींस ऐसे ऑब्लिगेशन, ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी जवाबदेही जो एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट के दिन यानी आज के दिन। जिम्मेदारी है, जवाबदेही है जो आज के दिन एग्जिस्ट करती है, और उसको जब हम मीट आउट करने जाएंगे, इस ऑब्लिगेशन को, इस जवाबदेही को हम क्लोजर करने जाएंगे तो ऐसे क्लोज नहीं होगी कि हमने धन्यवाद बोल दिया। उसको क्लोजर करने के लिए आपके रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। रिसोर्सेस यानी देखो, इसके पहले ही मैंने बताया था, रिसोर्सेस यानी साधन संसाधन, जैसे कैश या बैंक भी हो सकता है। तो हमारी जो ऑब्लिगेशन है, ऐसे ऑब्लिगेशन जो बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने जाएंगे, क्लोजर करने जाएंगे, समाप्त करने जाएंगे तो इसे समाप्त नहीं होंगे, हमारे रिसोर्सेस का क्या होगा? आउटफ्लो। जैसे कैश जाएगा, जैसे बैंक बैलेंस कम होगा, हो सकता है सामने वाला प्लांट एंड मशीन ही उठा के लेके चलता बने, बराबर बेटा। बताओ जी, तो लायबिलिटी के लिए कितनी बातें चेक करेंगे बच्चों? तो पहली बात, ऑब्लिगेशन जो कि एग्जिस्ट करता है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, आज की तारीख में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दायित्व है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, और इस ऑब्लिगेशन को हम सेटल करने जाएंगे, मीट आउट करने जाएंगे तो हमारे पास से रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। अच्छा, यही बच्चों कल के लेक्चर में मैंने बात की थी, अगर ऑब्लिगेशन प्रोबेबल है, मतलब ऐसी जवाबदेही, ऐसी जिम्मेदारी, ऐसा ऑब्लिगेशन जो आज के दिन कंफर्म नहीं है, प्रोबेबल है, संभावित है, मे बी मे नॉट बी है, देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, और जब देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है, ये सेंस है, तो याद करो हम उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 बल्कि फाउंडेशन के अंदर आप पढ़ते हैं, इसको हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोल देते हैं। और जब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है तो हम उसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट के तौर पर दिखा देते हैं। बराबर बेटा। क्यों लायबिलिटी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हम तब बोलेंगे जबकि बैलेंस शीट डेट के दिन ऑब्लिगेशन प्रोबेबल है, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है कि लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, मे बी मे नॉट बी। एग्जाम्पल के तौर पे सब, मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल था, वो बीआर मैंने मेरी बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया था, आज 31 मार्च का दिन है, उस बिल की ड्यू डेट आनी 2 महीने बाद। अभी मेरे को पता है कि मैंने तो उस बीआर को बैंक को देके पैसा ले लिया, अब बैंक इस बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर सामने वाले बंदे से डिमांड करेगा और वो बंदा पेमेंट दे देता है तो बिल का ऑनर हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। डिसऑनर हो गया तब तो मेरे को देना पड़ेगा।
यानी आज अगर बैलेंस शीट डेट है, उस बिल्स रिसीवेबल की ड्यू डेट नहीं आई है, तो आज की तारीख में तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। जब भी इस बिल की ड्यू डेट 2 महीने बाद आएगी, जो बैंकर है बिल के एक्सेप्टर के पास पेमेंट मांगने जाएगा, सामने वाले ने पैसा दिया न दिया, दोनों चीजें पॉसिबल है। मेरे को ऐसे केस में मेरी लायबिलिटी भविष्य में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब बताओ जी, ऐसे केस में हम इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोल देते थे फाउंडेशन में, और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोल के बैलेंस शीट के बाहर लिख देते थे कि लायबिलिटी कंफर्म ही नहीं है। तो बोलो जी, लायबिलिटी हम कब बोलते हैं बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, लक्षिता, विनय राजपूत, लायबिलिटी के लिए कितनी बातें? 2। पहली बात, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, किसके कारण? ऑब्लिगेशन जो कि प्रेजेंट है, एग्जिस्टेंस में है, जवाबदेही जो कि एग्जिस्टेंस में एज ऑन बैलेंस शीट डेट। पक्का बच्चों? फिर कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल है। याद है बच्चों? कल ये डिस्कस कर चुके थे बेटा, समझना बेटा ध्यान से। और बच्चों देखो यार, बहादुर बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे, बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने को एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से क्लियर होना चाहिए। कारण यह है बेटा कि फाउंडेशन में तो आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड होता है, इंटरमीडिएट में इंस्टीट्यूट आपको सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड करता है, उसके बेसिस पर कैसा भी क्वेश्चन डिजाइन कर देगा। फाउंडेशन में कई बार अपन ने देखा कि मॉड्यूल के एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे देता है। कई बार हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूल के क्वेश्चन या आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन, जो रिसेंट आरटीपी, उसी के क्वेश्चन के अंदर फिगर आगे पीछे करके क्वेश्चन दे देता है। लेकिन बच्चों यहाँ इंटरमीडिएट में तो हम लोगों को कंसेप्ट इतनी बारीकी से क्लियर करके चलना है कि कोई भी पॉइंट इंस्टीट्यूट पूछे हम लोगों को तो बिल्कुल जहां भी दिक्कत हो तुरंत पूछते जाने का बेटा, हर सब्जेक्ट में। हाँ बच्चा, चलो कल के लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बेटा हम, लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रोविजन ऑल्सो। मैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं लायबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल होगा। तो प्रोविजन को भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 हम पढ़ेंगे तब। अभी मैं बात कर सकता हूं कि क्या लायबिलिटी और प्रोविजन में अंतर है? हाँ जी अंतर है। और जब एज 29 पढ़ेंगे हम, तब ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। बच्चों लायबिलिटी तब बोलते हैं जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, यानी पैसा देना है ये कंफर्म है, और कितना अमाउंट देना है ये भी कंफर्म है। देना है कंफर्म है, कितना अमाउंट देना है ये भी कंफर्म है। जैसे बैंक लोन, आपने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन दिया। अरे भाई बैंक से अगर कर्जा लिया तो पैसा देना कंफर्म है, कितना देना ये भी कंफर्म है। मान लो जी क्रेडिटर है 4 लाख के, क्रेडिटर ने जिनसे हमने उधार माल खरीदा, पैसा देना कंफर्म है, कितना देना ये भी कंफर्म है। और जब दोनों बातें कंफर्म है तो ऐसे केस में हम इसको लायबिलिटी बोलेंगे। वो लायबिलिटी बोलेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी के अंदर लिखेंगे। अच्छा तो सर प्रोविजन को यार टेक्निकल डेफिनेशन तो मैं इस 29 के अंदर पढ़ूंगा, लेकिन अभी जनरल बात कर रहा हूं। प्रोविजन हम वहां बोलेंगे जहां आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कंफर्म है, पैसा देना तो कंफर्म है। सुनना बच्चा लोग, पैसा देना तो कंफर्म है बेटा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस तो कंफर्म है बच्चों, कितने अमाउंट का आउटफ्लो होगा ये कंफर्म नहीं है। बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, देना है, ऑब्लिगेशन है वो कंफर्म है, ऑब्लिगेशन कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं। एग्जांपल बताओ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स। आज अगर बेटा मैं बिजनेसमैन हूं, 31 मार्च का दिन है, मैंने मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, मैंने मेरा नेट प्रॉफिट निकाल लिया, मेरे को पता है मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं, मैंने नेट प्रॉफिट कमाया, तो टैक्स लगेगा, टैक्स देना है कंफर्म है।
अब मैं जितना इनकम टैक्स को जानता हूं या मेरा जो टैक्स कंसल्टेंट है उससे कंसल्टेंसी लेके मेरी इस प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी उतने का एक एस्टिमेटेड प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं। फाइनल तो कौन करेगा? अरे भाई जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा आगे चल के, फिर इनकम टैक्स ऑफिसर उसको चेक करेगा, उसके बाद बोल सकता नहीं ये खर्चा एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये इनकम कंसिडर होगी, ये नहीं होगी, तब जाके फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। पर ये तो मेरे को पता है ना कि अगर मैं बिजनेस लेके बैठा हूं, प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो टैक्स तो देना है। अमाउंट कंफर्म नहीं है तो एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन करो। लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, अमाउंट कंफर्म नहीं, बनाओ प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। भाई अगर धंधा लेके बैठा हूं, 500 मेरे डेटर है और 500 डेटर से किसी को मैंने लाख रुपए, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख का माल बेचा हुआ है। अब 500 डेटर से टोटल मैंने 50 लाख का माल बेचा, 50 लाख रुपए कलेक्ट करने। लेकिन मैं जानता हूं, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जब लोगों से पैसा कलेक्ट करने जाऊंगा तो सब लोगों से प्रॉपर अमाउंट कलेक्ट नहीं होगा। 1-2%, 5% इसके अंदर ऐसे लोग हैं जो टोपीबाज लोग हैं। टोपी पहने व्यक्ति डरना मत, आपके लिए नहीं बोला। कहीं ऐसे संयम जैसे लोग हैं जो टोपी नहीं पहनते लेकिन बिना के आए किसी को। अब सुनो बेटा, नहीं आप मत डरो, आपकी बात नहीं करें। हाँ, नहीं ऐसे बच्चे बेटा जो मतलब जब माल खरीदने आते हैं ना बड़े मृदुभाषी होते हैं। जब पैसा मांगने जाते हैं, मांगा पैसा, बोला कैसा, हमने समझा पैसा है अर्थ, ये समझाते हैं अर्थ की बात, इस अर्थ पर इट्स व्यर्थ। तो 500 लोगों की भीड़ में 2-5 संयम हैं, अक्षत हैं, बराबर बेटा। तो मेरे को पता है कि आज अगर मेरे 500 डेटर हैं, टोटल 50 लाख रुपए मेरे को लेने हैं और इसमें से 5% के आसपास का बेड, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बेड डेप्ट होता है। पास्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मेरे को पता है, बिजनेस के कस्टम सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे को पता है, लेकिन उसका अमाउंट पता नहीं है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन तो करवाओगे यार एक सीए के तौर पे। अभी सीओ बैलेंस शीट साइन करनी है अपने को, बराबर। ये कहलाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, चलो जी ये मेरे 50 लाख के डेटर, इसमें 5% तो संयम जैसे लोग हैं या अक्षत जैसे लोग हैं जिन लोगों ने जिससे उधार माल खरीदा उसको जीवन में कभी पैसा नहीं दिया। 5% बैड डेब्ट, तो 95% तो गुड डेब्ट है। 95% लोगों से पैसा लेना है, लेकिन 95% जो गुड डेब्ट है उनको भी इतना गुड मत मानो, क्योंकि जब इनसे कलेक्शन करने जाओगे तो इनको भी आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और पब्लिक इतनी कलाकार है, आज हमें किसी से लेना है 10,100, 10,000 का चेक बना के 100 रुपए, अरे साहब छोड़ो, चाय पानी की छोड़ो, अगले ऑर्डर के लिए फोन लगाने की छोड़ो, राउंड फिगर के नाम पे छोड़ दो। और धंधा लेके बैठे तो मान के चल रहे हैं कि जितना कलेक्शन करना 2% का डिस्काउंट तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा। 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, डिस्काउंट देना, बिना डिस्काउंट के कलेक्शन नहीं हो। तो अब देखो डिस्काउंट देना पड़ेगा, कंफर्म है। अमाउंट कंफर्म है क्या बेटा? नहीं आप बोलो, अमाउंट कंफर्म है क्या बच्चा? नहीं है ना बेटा, लेकिन आपका अपना पास्ट एक्सपीरियंस है ना बच्चों, उसके बेसिस पे एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन तो बनवाओगे ना यार आप, बराबर बेटा। ये कहलाएगा जी प्रोविजन। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे होगा सुनो। आज मान लो जी 31 मार्च का दिन, मेरे को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज करने, P&L बैलेंस शीट क्लोज करनी है। अब कई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मार्च वाले महीने के एक्सपेंसेस हैं लेकिन उनके बिल नहीं आए, जैसे मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया। अरे कोई बात नहीं यार, मार्च का इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया, मार्च को छोड़ दो, तो बाकी 11 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, और जो 11 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसके बेसिस पे मोटा माटा हम मार्च का प्रोविजन तो डाल सकते हैं ना। भाई पैसा देना है, कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं है, अरे मोटा माटा प्रोविजन तो डालोगे।
बराबर बेटा? टेलीफोन बिल नहीं आया, और भी कई सारे रेगुलर बिल होते वो नहीं आए साहब, कोई दिक्कत नहीं, मार्च वाले महीने के नहीं आए, 11 महीने के तो आपके पास एक्चुअल एक्सपेंसेस है, उसके बेसिस पे मार्च वाले महीने का अमाउंट प्रोजेक्ट कर लो, और आपने किसी से बेनिफिट लिया, सर्विसेज ली, तो पैसा देना कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं, तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन तो डालो। आप खुद एक सीए के तौर पे कैसे साइन कर दोगे? तो आप बोलो बेटा क्या लाइबिलिटी और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस है कि नहीं बच्चों? लाइबिलिटी कंफर्म है, पैसा देना कंफर्म है, कितना अमाउंट देना वो भी कंफर्म है, प्रोविजन पैसा देना कंफर्म है, बट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कंफर्म है, बट अमाउंट कंफर्म। चलो बोलो, यहां तक किसी बच्चे के मन में किसी भी बात को लेके कोई भी छोटा मोटा डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या? पक्का? हाँ बेटा बोलिए। हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यही रुकिएगा बेटा, 5 मिनट बाद मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है? आपका क्वेश्चन पे 5 मिनट बाद आना है। चलो और बोलो बेटा, आपके क्वेश्चन का जवाब है मेरे पास, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, यहां तक मैं कंफर्मेशन ले लूं, उसके बाद आगे बढ़ता। और किसी बच्चे बेटा एनी डाउट? लास्ट बेंच, टोपी वाले बच्चे, बिना टोपी वाले बच्चे इधर बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों, जयदीप, हर्ष, विनय, लक्षिता कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा? यस डेफिनेटली लक्षिता। चलो अब सुनना बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने जा रहा हूं बेटा। लाइबिलिटी और प्रोविजन को तो मैंने अलग अलग करा, जो प्रोविजन बनाते हैं ना बेटा, थोड़ा सा और डेप्थ में बात करते हैं। जो प्रोविजन बनाते हैं ना बच्चों, प्रोविजन भी अपने आप में 2 कैटेगरी के प्रोविजन होते हैं। सुनना जरा, गेट लगा दो। और सही क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था वो सुनना बेटा। हाँ, आपका क्वेश्चन ये था बच्चा कि सर आपने प्रोविजन के केस में कहा हमारी रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, अमाउंट कंफर्म नहीं, बट क्या हर जगह आउटफ्लो होगा? तब मेरी बात सुनो, प्रोविजन को भी बेटा हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसे प्रोविजन जहां रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, मतलब उन लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास से रिसोर्सेस जाएंगे, बाहर जाएंगे, और दूसरे ऐसे प्रोविजन जहां आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उनका आउटफ्लो तो नहीं होगा, लेकिन वो रिसोर्सेस श्रिंक हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगी। कैसे? सुनो, पहला केस, वो प्रोविजन जहां रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। अब बताओ, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, बोलो जी, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां लिखा होगा। भाई पिछले साल एक मोटा मोटा प्रोविजन डाल दिया, वेजेस देना बाकी थी, मार्च वाला महीना था, मोटा मोटा प्रोविजन डाल दिया। अब बताओ, इसको जब पे करोगे तो कैश और बैंक की तरफ से बाहर होगा कि नहीं? रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। चलो इधर आ जाओ वापस। सपोज करें प्रोविजन फॉर टैक्स, 31 मार्च का दिन था, हम जितना इनकम टैक्स जानते थे उतने का प्रोविजन बना दिया। जब भी आगे टैक्स पे करोगे तो इधर से कैश या बैंक से पेमेंट होगा कि नहीं, रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा? ठीक है बेटा। चलो मान लो प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट विथ इंप्लॉइज, हमारा अपने इंप्लॉय यूनियन के साथ किसी बात को लेकर डिस्प्यूट था पिछले साल। हो सकता है इंप्लॉय लोगों ने डिमांड किया था हमारी सैलरी बढ़ाओ, वो लोग डिमांड करें 30% सैलरी बढ़ाने के लिए, और हम 10% के लिए एग्री है, और हम हमारा कहना था नहीं इतनी नहीं बढ़ती यार, 10% इज रीजनेबल, वो 30% कोर्ट में मैटर पेंडिंग, चलो बट 10% के लिए कमिट है, तो 10% का तो प्रोविजन बना के रखा था, जितने का हम कोर्ट में हलफनामा दे चुके, हाँ साहब हम एग्री हैं 10% तक बढ़ाने के लिए, 10% रीजनेबल, तो 10% तो देनी पड़ेगा बराबर। एक मोटा मोटा हमने अपने हिसाब से प्रोविजन फॉर इंक्रीमेंट इन सैलरी बना के रखा था, और जो कोर्ट में डिस्प्यूटेड है। चलो जब भी इसको सेटल करने जाओगे तो कैश और बैंक कम होगा,
रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। ओके, रुकना जरा। सिमिलरली प्रोविजन फॉर लीगल केसेस पेंडिंग इन कोर्ट, कई बार कोर्ट में लीगल केसेस पेंडिंग होते हैं। जैसे मान लो जीएसटी ऑफिसर ने आपके ऊपर नोटिस सर्व कर दिया कि साहब अपने जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, आप पे 5 करोड़ पेनल्टी। हमने कहा साहब जीएसटी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने में हमसे कुछ लापरवाही हुई है, बट पेनल्टी 5 करोड़ नहीं बनती है साहब, ये भी हमने सेक्शन देखा है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 1 करोड़ की पेनल्टी। चलो 1 करोड़ का तो प्रोविजन बनाओगे जिसके लिए कि आप कमिटेड हो, और जब भी ये फाइनल होगा तो बोलो जी कैश या बैंक का कम होगा। अब ये वो प्रोविजन बताए जिन प्रोविजन को जब मैं सेटल करने जाऊंगा तो मेरे पास से रिसोर्सेस का क्या होगा बच्चा, आउटफ्लो। और अब मैं वो प्रोविजन बताने जा रहा हूं जहां रिसोर्सेस का आउटफ्लो नहीं होगा, बल्कि आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है वो श्रिंक हो जाएंगे, रिडक्शन इन रिसोर्सेस हो जाएगा। कैसे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कैसे? ये देखो जी बैलेंस शीट के अंदर यहां लिखे हैं आपने डेटर्स 50 लाख के। डेटर भी मेरी असेट है, रिसोर्सेस है, लेकिन मेरे को पता है 50 लाख रुपए जब मैं कलेक्ट करने जाऊंगा तो 50 लाख रुपए पूरे नहीं उगा पाऊंगा। 5% बिजनेस की प्रैक्टिस, सिस्टम, कस्टम, प्रथा के अकॉर्डिंग मेरे को पता है कि यार 5% लोगों से तो बैड डेब्ट हो गई होगा। अब बैड डेब्ट के लिए मेरे को किसी को कैश या चेक नहीं देना है, बैड डेब्ट के केस में मेरे रिसोर्सेस अपने आप क्या हो जाएंगे, रिडक्शन। अल्टीमेटली रिसोर्सेस तो कम हो रहे हैं। चलो एग्जांपल चेंज। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, मेरे को पता है इसमें से 5% बैड डेब्ट होगा, चलो 95% गुड डेब्ट है। सुनना बच्चा, हाँ 95% गुड डेब्ट है, बट गुड डेब्ट से भी जब मैं पैसा लेने जाऊंगा तो इतनी आसानी से कलेक्शन नहीं होना है, मेरे को डिस्काउंट उनको देना, और डिस्काउंट देना पड़ेगा तो डिस्काउंट का भी प्रोविजन बनूंगा। अब डिस्काउंट के लिए मेरे को कैश नहीं देना पड़ता है, मेरे को किसी से लेने हैं 50,000 तो 1,000 रुपए काट के 49,000 दे देता है। मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, क्योंकि अभी तो डेटर मैंने 50,000 पे लिख रखे, पर मेरे को हकीकत पता है कि मेरे टोटल इतने डेटर, कलेक्शन इतना होगा नहीं। अरे तो जितना होगा वो लिखो ना भाई, और आपको पता नहीं कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, बट आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविजन तो बनाओ, और जितना आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा मतलब आपके रिसोर्सेस कम होंगे, उतने को P&L में लिखो, तो नेट प्रॉफिट कम होगा तो सही प्रॉफिट निकाल पाओगे। आज अगर एक सीए के तौर पे आपको पता है कि कंपनी ने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं बनाया, और पास्ट एक्सपीरियंस से आप देख रहे हैं कि सब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाते आते रहे हैं, और आप कैसे P&L साइन कर दोगे, आप क्वेश्चन करोगे ना कि भैया पूरे 365 दिन में जब आपने डेटर से कलेक्शन करा तो किससे पूरा पैसा आया, कैश डिस्काउंट देना ही पड़ा है, और बैलेंस शीट में 50 लाख के डेटर लिख रहे हो तो 50 लाख आएगा ही नहीं, बना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अमाउंट पता, अरे तो एस्टिमेटेड अमाउंट का बना। यहां क्या होगा, रिसोर्सेस श्रिंक, रिसोर्सेस रिड्यूस। पक्का, ईमानदारी से क्लियर? लास्ट बेंच, उधर बैठा, इधर बच्चों, इधर बैठा, भाई साहब आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, नहीं पूछना पड़ता बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सुना है कि नहीं आपने? डेप्रिसिएशन का किसी को चेक थोड़ी देते बेटा अपन, अक्षत। कभी आपने डेप्रिसिएशन का चेक फड़ा है क्या? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में हमारी जो एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट है वो क्या हो जाएगी, अपने आप श्रिंक। चलो बोलो बेटा, अपन बेसिक पढ़ा रही है, बेसिक चीज अपने काम आएगी। मेरे को बताओ सबसे पहले, अभी तक सिर्फ 2 बातें ही पढ़ी मैंने। पहला पॉइंट क्या पढ़ाया था, असेट। बोलो बेटा, असेट के लिए कितनी कंडीशन चेक करेंगे? 3। पहला कंडीशन, असेट दैट मीन्स रिसोर्सेस, साधन संसाधन। आज अपने पॉकेट में 10,000 भी होता है ना, कौन सा 10,000? आपने किसी को पढ़ाया और अपने पास 10,000 होता है, अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का, क्या खुशी होती है, क्या पॉजिटिविटी देती है, अपनी मेहनत का। यार अपन ने कमाया, पहली कमाई, क्योंकि हम रिसोर्सेस से फुल हैं।
तो पहली बात रिसोर्सेस, दूसरी बात रिसोर्सेस से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और वो रिसोर्सेस हमारे कंट्रोल में। कंट्रोल मतलब ऑनरशिप वाला कंट्रोल, बराबर बेटा। चलो फिर लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए दो बातें देखेंगे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अंडर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बराबर बेटा। चलो लायबिलिटी में प्रोविजन भी शामिल होगा कि नहीं, होगा ना बच्चा। अच्छा, प्रोविजन को भी कितनी कैटेगरी बांटा बेटा हम लोगों ने, तो कौन कौन सी कैटेगरी, जिन प्रोविजन में हमारे रिसोर्सेस का आउटफ्लो, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स देना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस देना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट विद एम्प्लॉइज, डिस्प्यूट सेटल को तो पैसा देना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर रिडक्शन इन रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस कम होंगे, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बेड डे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। पक्का बच्चा लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा आपका, और बहुत खुशी हुई बेटा। ये नहीं देखो, इस लेवल तक के क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। और जितना अच्छा बैच होगा ना, जितने अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन निकल के, ये मत सोचो लाइफ में ध्यान रखना, देखो इंटरव्यू तो ध्यान रखना यार। देखो ऑफलाइन स्टडी का जो मजा है वो यही है कि देखो फाइनल में तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस कर पाओगे, क्योंकि फाइनल में आप आर्टिकलशिप के साथ साथ ही एक एक दो दो सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर लेके उनको कंप्लीट करना चालू कर दोगे। बट इंटर में अपने को डिसिप्लिन चाहिए, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस जरूरी हो। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस की ब्यूटी इसी बात में है कि बच्चों के दिमाग में रिलेवेंट इरेलीवेंट कैसा भी डाउट आया तुरंत पूछ लिया ना यार। बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर, पक्का? चलिए रुको, सबसे पहले क्या पढ़ाया था यार मैंने, असेट, वेरी गुड। उसके बाद क्या पढ़ाया, दो ही चीज तो पढ़ी है, पर दो के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ा। अब रुको, इन दो के अंदर भी एक नई बात करता हूं, और अब आप इंटेलिजेंट बच्चों की जिम्मेदारी, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई देना है बेटा। हाँ, अगर आपने रिप्लाई दे दिया तो आपके पास वाले बच्चे का मोबाइल आपके पास। चलो पूछो क्वेश्चन। असेट पढ़ा था बेटा बनने, लाइबिलिटी पढ़ा था बच्चा, पहले मैं चलो जी असेट की बात करता हूं। असेट को भी बेटा दो कैटेगरी में बांट देते हैं, मॉनेटरी असेट, नॉन मॉनेटरी असेट। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। अब आप सोचो आपके हिसाब से मॉनेटरी किसको बोलना चाहिए? देखो गलत बोलो मेरे को चलेगा, क्योंकि गलत बोलोगे तो उसमें क्या गलत है वो मैं सुधारूंगा। हाँ बच्चा, ओके बेटा। जो असेट मनी के टर्म में मेजर की जा सकती है, ओके बच्चा। जिस असेट को मॉनेटरी टर्म में एक्वायर करा हो, संयम, जो जल्दी लिक्विडेट हो जाए, ओके। ऑनलाइन पर कवल का क्वेश्चन है, मानवी आस्था माइट बी टर्म ऑफ मनी, ओके। मानवी कैश में परचेस किया हो, कवल दैट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, पूर्वी मेजरमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी, न्यासा न्यासा दोज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अरे यार बच्चों एक बात सुनो, आप लोगों ने फाउंडेशन के अंदर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अंदर तो हम क्या बात करते हैं, जितनी भी असेट होती है जिनको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं वो असेट हम लिखते हैं। तो अगर मैं असेट की बात करूं तो असेट तो वो सब असेट है जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहां बैलेंस शीट के अंदर जो लिखी हुई असेट है बेटा, उसमें मॉनेटरी क्या और नॉन मॉनेटरी क्या वो मैं बताने जा रहा हूं। अब मेरी बात सुनना, मॉनेटरी असेट सुनना बच्चों 2 मिनट ध्यान से बेटा, लिखाता हूं मैं पहले। मॉनेटरी असेट हम उस असेट को बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंग, जिस असेट का रियलाइजेबल, रिकवरेबल
वसूली योग्य अमाउंट डेफिनेट है, सर्टन है, निश्चित है, तय है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और वो असेट जिसका रियलाइजेबल अमाउंट सर्टन नहीं है, दो पार्टी बैठेगी तो भाव करके निकालेंगे, वो नॉन मॉनेटरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो जी कैश इन हैंड मॉनेटरी है, क्योंकि कैश अगर मेरे पास 50,000 है तो जमाना 50,000 ही समझता है। इसी तरह से बैंक बैलेंस, मेरे बैंक में 2 लाख है तो बैंक मेरे को 2 लाख ही देगा। डेटर्स भी मॉनेटरी असेट है। डेटर कैसे, मैंने किसी को 5 लाख का माल बेचा है तो एग्रीडे 5 लाख मेरे को से 5 लाख लेने, 5 लाख लेने, जब लेने बैठेंगे तो दोबारा भाव नहीं करेंगे, ये मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी स्टॉक, मैंने मेरी बुक में स्टॉक लिख रखा 2 लाख का, बेचने जाऊंगा तो 2 लाख भी मिल सकता है, 2 लाख से कम ज्यादा कुछ भी मिल सकता है। जैसा ग्राहक दिखेगा वैसा तिलक लगाएंगे हम उसको। स्टॉक नॉन मॉनेटरी है। बीआर मॉनेटरी है। आज बीआर की रियलाइजेबल वैल्यू 50,000 है तो सामने वाले से ड्यू डेट पे जब मैं बैठूंगा तो 50,000 की बात करूंगा, वहां बैठ के दोबारा नेगोशिएशन नहीं करना है। फिक्स असेट नॉन मॉनेटरी है। आज फिक्स असेट मैंने 2 करोड़ की लिख रखी है, जब बेचने जाऊंगा दो विलिंग पार्टीज आपस में नेगोशिएशन करेंगी, बातचीत करेंगी, जितनी असेट की मार्केट वैल्यू से हो सकता है कम पे भी सेटल हो जाए, हो सकता है ज्यादा पे सेटल हो जाए। तब सुनना जरा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, हम बात करें बेटा असेट की। मॉनेटरी असेट किसको बोलेंगे? एनी असेट फ्रॉम विच रिकवरी इज सर्टन, जहां से रिकवरी सर्टन है, रिकवरी निश्चित है, अमाउंट कितना अमाउंट रिकवर होगा निश्चित है, कंफर्म है। नॉन मॉनेटरी जिसका रिकवरेबल अमाउंट सर्टन नहीं है। पक्का? चलो मेरे को असेट साइड में देख के बता सकते हो किसको मॉनेटरी बोलेंगे, किसको नॉन मॉनेटरी? बताना बेटा। प्लांटेन मशीन नॉन मॉनेटरी, क्यों नॉन मॉनेटरी बेटा? जब बेचने जाएंगे अमाउंट थोड़ी कंफर्म है यार। हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर प्लांटेन मशीन को लिखते हैं, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन भी हम अपने हिसाब से लगा देते हैं, जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। और जरूर थोड़ी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमें मार्केट में भी रियलाइजेबल होगा। फर्नीचर बोलो, शाबाश। क्यों नॉन मॉनेटरी बेटा? क्यों फर्नीचर जब बेचने जाएंगे तो उसका रिकवरेबल अमाउंट रियलाइजेबल अमाउंट कंफर्म थोड़ी है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डेटर मॉनेटरी बोलो, क्यों मॉनेटरी? वो जो डेटर है जब उसको मैंने माल बेचा ना, जब भावताव करना था उस समय कर लिया जब माल बेचा। और आज अगर मैंने 50 लाख रुपए का सामने वालों को माल बेचा तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए का बिल फाड़ा है, अमाउंट कंफर्म है। बेड डेप्ट होगा, डिस्काउंट होगा, वो एक अलग बात है यार, वो तो रूटीन प्रोसेस है, बराबर बेटा। बट रिकवरेबल अमाउंट डेफिनेट है, सर्टन है, निश्चित है, एब्सोल्यूट है। बिल्स रिसीवेबल बोलो, मॉनेटरी क्योंकि अमाउंट कंफर्म है। इन्वेस्टमेंट कि इन्वेस्टमेंट को बेचने जाएंगे, कितने में इन्वेस्टमेंट बिकेगा? मार्केट वैल्यू। और मार्केट कई बार अपने को आवश्यकता होती है तो बेटा मार्केट वैल्यू से 5% कम पे बेच देते, और कई बार हमें नहीं बेचना है, सामने वाला खरीदने वाला इंटरेस्टेड है, मार्केट वैल्यू से 2% 5% ज्यादा पे खरीद लेता है।
मतलब जो रियलाइजेबल वैल्यू, जो रियलाइज्ड वैल्यू होगा वो डिफर हो सकता है। कैश मॉनेटरी, बैंक बैलेंस मॉनेटरी। बराबर बेटा, पक्का बच्चों? चलो अब बताना, ये तो मैंने बात कर ली बेटा असेट की। अब बात करते लाइबिलिटीज। बोलो लाइबिलिटी भी दो कैटेगरी की हो सकती है, मॉनेटरी और मॉनेटरी लाइबिलिटी हम उसको बोलेंगे जो लाइबिलिटी का की सेटलमेंट अमाउंट, पेबल अमाउंट फिक्स है, सर्टन है, निश्चित है। और ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेबल अमाउंट फिक्स नहीं है, सर्टन नहीं है, सर्टन नहीं है, निश्चित नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी। वो लाइबिलिटी जिसका पेबल अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट निश्चित है। अब देखो बताओ जी, क्रेडिटर पक्का मॉनेटरी? यस। क्रेडिटर क्यों मॉनेटरी बेटा? कि पेबल अमाउंट कंफर्म है, बिल्स पेबल। क्यों मॉनेटरी बच्चों? पेबल अमाउंट कंफर्म है। बैंक लोन कितना देना कंफर्म है। प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन मॉनेटरी। भाई अमाउंट कंफर्म नहीं है ना, जब टैक्स अथॉरिटी बैठेगी तब जाके कंफर्म करेगी। पक्का बच्चों? चलो बताओ मेरे को, असेट मॉनेटरी किसको बोलेंगे बेटा हम? जिसका की रियलाइजेबल अमाउंट फिक्स है। असेट नॉन मॉनेटरी किसको बोलेंगे हम? जिसका रियलाइजेबल अमाउंट फिक्स। लायबिलिटी मॉनेटरी किसको बोलेंगे? जिसका पेबल अमाउंट फिक्स। और लायबिलिटी नॉन मॉनेटरी जिसका पेबल अमाउंट फिक्स नहीं है। पक्का बच्चों? चलो बताना। अच्छा मेरे को बताया यार, गुडविल जानते हो बेटा? गुडविल अक्षत, गुडविल से तो आपका दूर दूर तक नाता नहीं है बेटा, फिर भी बताओ गुडविल। हाँ हर्ष, परफेक्ट बेटा। नहीं वो तो ठीक है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी। क्यों नॉन मॉनेटरी? देखो वैल्यूएशन तो मैं फर्नीचर का भी कर सकता हूं, वैल्यूएशन तो मैं प्लांट एंड मशीन का भी कर सकता हूं, वैल्यूएशन तो मैं मेरे प्लॉट जो कि इन्वेस्टमेंट है बिल्डिंग है उसका भी कर सकता हूं, जब उसका रियलाइजेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट सर्टेन नहीं है ना बेटा। बराबर बच्चों? क्लियर? चलिए इक्विटी जानते बेटा? बच्चों इक्विटी जानते बेटा? इक्विटी मतलब ऑनर्स इन्वेस्टमेंट, मालिक लोगों का फंड। आज मैं मालिक हूं या कंपनी में आपने पैसा लगा के रखा है, जब भी कंपनी बंद हो आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपका कंपनी में इक्विटी स्टेक है। बोलते हैं ना, जैसे ये जो शार्क टैंक वगैरह आते हैं आप देखते होंगे, उसके अंदर कई बार कोई प्रोजेक्ट लेके आया, वो बोलता मैं आपकी इक्विटी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, या मैं आपको डेप के तौर पे इतना पैसा दे सकता हूं, इतने % ब्याज पे। अब मान लो मैंने किसी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अब वो इक्विटी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी है बताओ? नॉन मॉनेटरी। क्यों नॉन मॉनेटरी? क्योंकि इक्विटी में कितना मिलेगा पता नहीं है, जब भी बिजनेस बंद होगा सारी असेट पहले तो बिकेगी, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी को सेटल करने के बाद इक्विटी के हाथ में जो अमाउंट आएगा वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर चिरायु? डाउट? उधर बेटा, इधर बेटा, उधर बेटा। इक्विटी क्वेश्चन पूछा है, इक्विटी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? तो बोलो कैसा है बेटा? नॉन मॉनेटरी। क्योंकि आज अगर मैंने किसी कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है, मेरे को उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बदले में आखिरी में कितना मिलेगा थोड़ी पता है।
क्योंकि कंपनी जब बंद होगी तो उसकी सारी संपत्तियां बिकेगी, सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो मेरे को मिलेगा। वो कम भी हो सकता है और ज्यादा, ज्यादा में कितना ज्यादा होगा ये भी पता नहीं, कम में कितना कम होगा ये भी पता नहीं। बोलो बेटा, फंडा क्लियर? हाँ बेटा, यूजुअली जितने भी प्रोविजन हैं वो सब नॉन मॉनेटरी है। कारण प्रोविजन के केस में लाइबिलिटी तो कंफर्म है, पैसा देना तो कंफर्म है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस कंफर्म है, अमाउंट कंफर्म नहीं हो। तो जितने भी प्रोविजंस होते हैं, जितने भी प्रोविजन होते हैं, जनरली वो सारे प्रोविजन कैसे बनते हैं बेटा? नॉन मॉनेटरी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोविजन हो जिसका कि अमाउंट कंफर्म है तो वो मॉनेटरी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, मान लो जी मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है जिसको मैंने डिस्काउंटिंग करा रखा था और अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई। बोलो जी, पैसा देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, इसको मैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में लिख लेता हूं। लेकिन ऐसे 50 बिल हैं, अब इसमें से 1 2 4 बिल के तो मेरे को पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। लेकिन देना भी पड़ा तो कितना कितना अमाउंट देना पड़ेगा, अमाउंट कंफर्म हो सकता है, बराबर बेटा? या मान लो जिस जो बिल का एक्सेप्टर है वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे और मेरे को डाउटफुल है, तो मेरे को प्रोविजन बना के रखना पड़ रहा है। मेरे को पता है कि उसका बिल कितने का, जो डिफॉल्टर है जो कि बिल का पेमेंट करने में फेल्यूर होगा, इस बात की मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है, लेकिन अमाउंट पता है क्यों, बीआर कितने का है, तो फिर वो मॉनेटरी हो गया। तो यूजुअली जितने भी प्रोविजन होते वो कैसे होते बेटा? नॉन मॉनेटरी। जितने भी प्रोविजन होते वो कैसे होते बेटा? नॉन मॉनेटरी। पक्का बच्चों? परफेक्ट बेटा? चलिए जी, अभी तक बेटा मैंने क्या क्या पढ़ाया बेटा? असेट, असेट के बाद बच्चों लायबिलिटी। अब 2 और बेसिक चीज पढ़ लेते। इनकम, असेट लायबिलिटी पढ़ रहे बेटा अपन तो। असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, बराबर बच्चों? चलो जी, आस्था का कहना है सर इक्विटी का पेबल अमाउंट फिक्स होता है। नहीं बेटा, आस्था पेबल अमाउंट फिक्स इसलिए नहीं होता बेटा, जब कंपनी बंद होगी तो ऐसे केस में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा नहीं देगी, जितने रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी तो देगी बच्चा। और कंपनी जब बंद होगी तो सारी एसेट को बेच के सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेगी, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा रियलाइजेशन के बाद जो उसका अमाउंट बचेगा वो कम भी बच सकता है, ज्यादा भी बच सकता है। पक्का बच्चों? हाँ बेटा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कुछ हद तक हमारे शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट होते हैं। मान लो कंपनी बंद हो गई, अब तो सारी एसेट को बेचोगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करोगे, कई बार हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बचता है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूरा पैसा दे पाए। वो भी तो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, बराबर बेटा? वो भी तो इक्विटी का ही पार्ट है। इक्विटी शेयर होल्डर भी ऑनर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ऑनर है। बस बात यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास थोड़े से प्रेफरेंशियल राइट है कि डिविडेंड इनके पहले इनको दे देना, बंद हो तो कैपिटल इनके पहले इनको दे देना। बट कभी कभी तो ऐसी नौबत आ सकती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक भी पैसा नहीं पहुंचे, बराबर बेटा? पक्का बच्चों? चलो जी, बोल बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से बेटा, हमने अभी तक असेट का मतलब समझा बच्चों, हमने अभी तक लायबिलिटी का मतलब समझा। असेट लायबिलिटी के अंदर भी मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी समझा। एक लाइन में कंक्लूड कर दो, मॉनेटरी असेट या मॉनेटरी लायबिलिटी किसको बोलेंगे? जिसका की अमाउंट कंफर्म है, एसर्टन है, फिक्स है। नॉन मॉनेटरी किसको बोलेंगे? जिसका अमाउंट कंफर्म सर्टन नहीं है, जब हम नेगोशिएशन या सेटलमेंट या रिकवरी करने बैठेंगे तो उस समय अमाउंट कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। बोलो बड़ा, तक क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इनकम। इनकम को ही अंदर में आपसे बात करूंगा रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग। बताओ बेटा इन चारों में अंतर है या नहीं है? रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट,
अर्निंग। इन चारों में अंतर है या नहीं? प्रतिभा का कहना है अंतर है। रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, अर्निंग। ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रतिभा, आस्था, पूर्वी, कवल, आकांक्षा, करण, अभिषेक, डिफरेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिफरेंस है पक्का? अक्षत, एक डिफरेंस तो स्पेलिंग डिफरेंस है। चलो सुनना बेटा। अच्छा टाइम हो गया क्या आपका? नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे से? कौन सा लेक्चर है नेक्स्ट लेक्चर? तरुण सर का है? सर आ गए। चलिए ठीक है बेटा, तो आगे की बात फिर हम कल के लेक्चर में करते हैं। आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। कल मैं बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा यहीं से। इन चारों टर्म को समझेंगे हम, इनकम को समझेंगे, एक्सपेंसेस को समझेंगे, बराबर। और ये बेसिक कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। डे 1 से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, सब बच्चों का धन्यवाद बेटा। थैंक यू बेटा। गरिमा, हर्ष, पूर्वी, अभिषेक, पीयूष, कवल, आकांक्षा। ओके बच्चा लोग।